अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो हम नावल रीड करने लगे हैं उसका नाम है एमरजेंसी ईदी, जिसे तहरीर किया है सदफ़ आसिफ ने। तो चलें अपना आज का नावल स्टार्ट करते हैं। नानी जी, यहाँ थोड़ा संभल कर वज़ू किया करें, ऐसे फिसल ना जाएं। हुर्मत की कई दफ़ा की गई पेशगोई को खातिर में ना लाने का इंजाम यह हुआ कि अहमदी बेगम गिरते गिरते बची। शुक्र है कि एक हाथ से दरवाज़ा पकड़ा हुआ था, वरना इस उम्र में कोई हड्डी चटक जाती तो बहुत बुरा होता। तौबा, ये फहमीदा की लड़की, इसकी ज़ुबान तो बड़ी काली है। अहमदी बेगम ने पाँव में उठने वाली टीसों पर जलबलाकर शिकायत लगाई। अम्मा क्या बोल रही हैं? नासरा ने माँ को थामकर बिस्तर पर लेटाते हुए नफ़ी में सर हिलाया। उई, मैंने कौन सी गलत बात की? अहमदी बेगम ने की करती हुर्मत को घूरा। अफ़ान ने इसे तंबीह करना चाहिए मगर वो मुतवज्जा ही नहीं हुई। नानी जी, आपको पहले भी हुर्मत ने बताया कि मम्मी के वाशरूम में एहतियात से जाया करें, मगर आप हमेशा बेसन में पाँव उठाकर धोती हैं। इसी का ये इंजाम है। अफ़ान ने नानी के अंगूठे का मसाज करते हुए धीरे से उसकी साइड ली। हाँ तो क्या हो गया? ये है ही काली ज़ुबान की, जो बात मुंह से निकालती है झट से पूरी हो जाती है। अहमदी बेगम ने हाथ नीचाकर उसे मज़ीद कुछ कहने से रोका। हुर्मत अपनी गुलाबी ज़ुबान निकाल कर चेक करने लगी। अफ़ान की हंसी निकल गई तो हुर्मत को बुरा लगा। उसने भुएं उचकाकर अफ़ान को वार्न किया। नानी, अब 2 दिन आराम करना है। अफ़ान ने दवा मलकर एक पट्टी बांध दी। ताई अम्मा, कल मेरा टेस्ट है, मुझे पढ़ना है, मैं जाऊँ? हुर्मत ने अहमदी बेगम के इल्ज़ामात से बेजार होकर जल्दी से दूध का गिलास उनके सरहाने रखा और बाहर निकल गई। अहमदी बेगम ने टेढ़ा मुंह बनाकर उसकी नकल उतारी। नानी भी बच्चों की तरह हुर्मत से लगी रहती हैं और वो मैडम भी किसी से कम नहीं। अफ़ान की हंसी छूट गई। अम्मा, दरअसल यहाँ आपके दामाद ने नए टाइल्स लगवाए हैं, जिसकी वजह से बहुत फिसलन है। हुर्मत ने इसीलिए आपको कई बार होशियार किया, वरना और कोई बात नहीं। नासरा ने सहूलत से माँ को समझाना चाहा, मगर उन्होंने नाराज़ी से अपना रुख मोड़ लिया। मम्मी, ये गोली नानी को खिला दीजिएगा, शाम तक दर्द खत्म हो जाएगा। अफ़ान ने पहले नानी को बिस्तर पर सीधा लिटाया, फिर माँ को हदायत दी। पाँव में दर्द की वजह से उनका खुद से हिलना जुलना मुश्किल हो रहा था। अफ़ान लंच के लिए आया हुआ था, उसे वापस ऑफिस जाना था। वो हाथ हिलाता बाहर निकल गया। ये शाजिया नगोड़ी कहाँ रह गई? इतना ख्याल नहीं कि 2 घड़ी नानी के पास बैठ जाए। आजकल के बच्चों का खून सफ़ेद हो गया है। अहमदी बेगम, जो पैर में लगने वाली चोट की वजह से खासी ज़दोरंज हो रही थी, थोड़ी देर की खामोशी के बाद मुंह मोड़े मोड़े बोली। अम्मा, आप आराम करें, मैं शाजिया को भेजती हूँ। नास्ता ने खाली गिलास उठाया और माँ को तसल्ली देकर बाहर निकल गई। हुर्मत, ऐसा करो, ये सारे कपड़े तुम ले लो, अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, मुझे तो लॉन के नए सूट बनवाने हैं। शाजिया ने आधी वार्डरोब खाली की और शान बेनियाजी से कहा, थैंक यू आपी। हुर्मत ने बड़ी दिक्कतों से मुंह खोला। इतने ढेर सारे स्टाइलिश कपड़े थाम कर भी उसका दिल खुश नहीं हुआ। पता नहीं क्यों उसे आम लड़कियों की तरह कपड़े जेवर का क्रेज़ न था। वो सारा ध्यान पढ़ाई पर लगाती ताकि जल्द अज जल्द अपने पाँव पर खड़ी हो सके। तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे आपी ना बोला करो? भला मैं कहाँ से तुम्हारी आपी होगी? हम दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क थोड़ा ही है। सीधे सीधे नाम लिया करो। शाजिया ने मुबालगा राय से काम लिया। वो अपनी उम्र के हवाले से बहुत कॉन्शियस रहती थी। ना बाबा ना, मुझसे ऐसी गुस्ताखी नहीं होगी। अफ़ान भाई मुझसे 6 साल बड़े हैं। ताई अम्मा बताती हैं कि आप इनसे 1 साल छोटी हैं। यूँ हमारे दरमियान पूरे 5 सालों का फ़र्क है। हुर्मत ने 5 उँगलियाँ लहराकर उसे दिखाते हुए साफ जवाब दिया। शाजिया के चेहरे का रंग बदल गया। अगर उसके हुर्मत से बहुत सारे काम निकलते नहीं होते तो वो इसे इतना बर्दाश्त भी नहीं करती। फ़िलहाल बिगाड़ पैदा करने में अपना नुकसान हो जाता। अच्छा, तुमसे एक काम था, शाजिया ने मुल्तजाना अंदाज में कहा। सच आपी, आज तो बिल्कुल टाइम नहीं है, हुर्मत ने सुकून से जवाब दिया। वो जानती थी कि शाजिया बहुत ज़िद्दी है। अब जो सोच लिया है वो करके रहेगी। कोई मसला नहीं, थोड़ी देर का काम है। तुम फ्री होकर ऊपर आ जाना और मेरे चेहरे का मसाज कर देना। स्किन बहुत रफ हो रही है। अब इतनी गर्मी में मेरा पार्लर जाने का बिल्कुल मूड नहीं बन रहा। शाजिया ने बिस्तर पर रिलैक्स होकर लेटने के बाद हुक्म दिया। हुर्मत ने उसे दांत किचकिचा कर देखा। शाजिया आपी की बात न मानने पर ताई अम्मा और नानी का कई दिनों तक सूजा हुआ मुंह देखने से अच्छा उनका ही मुंह सुझा दिया जाए। हुर्मत ने दिल में सोचा और मुस्कुराई। ओके, मैं ये काम कर दूंगी, मगर आप ज़रा नानी के पास जाकर उनके पाँव का मसाज कर दें, उन्हें काफ़ी दर्द हो रहा है। हुर्मत ने फ़ौरन ही बदला लेने की ठानी। हुर्मत, प्लीज़ तुम कर दो, सच नींद से आंखें बंद हो रही हैं। शाजिया ने काहली से कमर के नीचे तकिया टिकाया। मैं तो कर दूं, पर अफ़ान भाई ने ही मुझे आपके पास ये हुक्म देकर भेजा था। वो शायद नानी के पास आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हुर्मत ने सोचने की एक्टिंग की। अफ़ान के नाम पर शाजिया एकदम अलर्ट हो गई। अफ़ान ने मुझसे कहा था? वो तेज़ी से बिस्तर से नीचे उतरी। तो क्या मैं जाऊँ नानी के मसाज करने? हुर्मत ने पक्का मुंह बनाकर पूछा। नहीं, मैं जा रही हूँ ना। वो बाल संवारती कमरे से निकली तो हुर्मत की बाछें चिढ़ गईं। कपड़ों का ढेर उठाकर पिछली तरफ आके अपने कमरे की जानिब बढ़ गई।
वो नासरा के देवर की लड़की, क्या नाम है उसका? अहमदी बेगम ने नवासी से बात करते हुए ज़हन पर जानबूझकर जोर दिया। उफ़ नानी, उसका नाम हुरमत है। शाज़िया को उनकी हर वक्त की नसीहतों से उलझन होती। हाँ वही नगोड़ी। हुरमत ने अपना सलीका मंदी दिखाते हुए दामाद जी की नज़रों में जगह बना ली है। और एक तुम हो, खाने और सोने के अलावा कुछ आता ही नहीं। अहमदी बेगम ने नवासी को कस कर एक धमोका दिया। नानी क्या करूं, मुझसे नहीं होते ये काम वाम। शाजिया जो मरे हाथों से उनके पांव दबा रही थी बना उठी। अरे बेटा, लड़की का चाम नहीं काम प्यारा होता है। अफान सीधा साधा लड़का है, उसके सामने थोड़ा सा हाथ पैर हिला लिया करो, वो खुश हो जाएगा। नानी ने नवासी को गुर सिखाना चाहा। नानी, अब अफान से शादी करने के लिए क्या मुझे नौकरानी बनना पड़ेगा? वो मुंह बसोरे रही। बेटा, इसमें नौकरानी बनने वाली क्या बात है? औरत को अपने घर का काम करना ही पड़ता है। अब देखो नासरा तुम्हारी सग्गी खाला है, मगर सास बनने के बाद वो भी तुम्हें भांजी नहीं बहू समझेगी। इसलिए अभी से खुद में सुधार पैदा कर लो। हम नहीं चाहते कि बाद में तुम्हें या हमारी बेटी को कोई तकलीफ हो और रिश्तों में दरारें पड़ जाएं। अहमदी बेगम ने शाजिया को आने वाले वक्त के लिए तैयार किया। ओके नानी, कोशिश करूंगी। शाजिया ने सर हिलाया। साफ लग रहा था कि बात को टाला जा रहा है। अहमदी बेगम की दो ही बेटियां थीं, नासरा और आयशा। वो एक एक महीना दोनों घरों में गुजारती। वो जब भी बड़ी वाली नासरा की तरफ आती तो छोटी की शाजिया को भी साथ ले आती, जो पर उनके कमरे में साथ ही ठहरती। अहमदी बेगम की शदीद ख्वाहिश थी कि नवासे और नवासी की शादी हो जाए, मगर वो अभी तक कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। उल्टा बेटी के घर में उसकी देवरानी फहमीदा और हुरमत का इतना अमल दखल देकर वो कलिस्ती रहती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शाजिया को ही अफान की दुल्हन बनाऊंगी। उन्होंने बराबर में लेटी हुई शाजिया के माथे पर से बाल हटाते हुए सोचा। इंसान की ज़िंदगी का क्या भरोसा, जाने कितनी लंबी उम्र हो, हमें अपना बुढ़ापा ख़राब थोड़ी करना है। उन्होंने बड़बड़ाते हुए पानदान को अपनी तरफ घसीटा। अहमदी बेगम का शोहर के इंतकाल के बाद अब इन दोनों घरों में ही ठिकाना था। वो डरती थी अफान की दुल्हन गैरों से आ गई तो उनका यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए शाजिया और अफान की शादी में ही उन्हें अपनी बका नज़र आती। इंसानी सोच भी अजीब है, उन बातों का भी फैसला करने की साह करती है जिस पर उसे इख्तियार ही नहीं होता। अहमदी बेगम ने भी कुछ ऐसा ही करने का सोचा। हुरमत, आराम से मसाज कर रही हो या मेरे चेहरे का भुरकस निकाल रही हो? उसने मसाज के नाम पर तेज़ तेज़ हाथों से टिका टिका कर शाजिया के गालों पर ऐसे थप्पड़ मारे कि वो बुलबुला उठी। आपी, ये नई फेस थेरेपी आई है, इससे थोड़ा दर्द तो होगा मगर स्किन फ्रेश हो जाएगी। हुरमत ने अपनी की पर काबू पाते हुए संजीदगी इख्तियार की। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ऐसी कोई थेरेपी मैंने तो नहीं सुनी। स्किन इतनी नाजुक चीज़ है, ऐसे तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकती। शाजिया ने मुड़कर उसे देखा, जो आरामदेह कुर्सी के पीछे खड़े होकर उसकी इम्पोर्टेड मॉइस्चराइजिंग क्रीम बेदर्दी से अपने हाथों पर मल रही थी। अपी जी, मैंने कल ही एक मॉर्निंग शो में देखा था, इस तरह करने से चेहरा खिले गुलाब की तरह हो जाता है। वो अपनी बात पर अड़ी रही। नहीं भाई, मैं ऐसे मसाज से बाज आई। शाजिया ने मना कर दिया। यूँ 5 मिनट में ही उसकी जान छूट गई। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो 1 मिनट इधर आइए। हुरमत ने उसको हाथ से पकड़कर खींचा और ज़बरदस्ती आईने के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। कह तो सच ही रही थी। शाजिया की गोरी रंगत थप्पड़ों के मुसलसल मसाज के बाद गुलाबी हो गई थी। उसने नरमी से हुरमत के कांधे को थपका। अफान विला। तैमूर अली ने अपने लाडले बेटे अफान तैमूर के नाम पर बनवाया। जितना बड़ा ये घर था, उससे बड़ा तैमूर अली का दिल था। वो सबसे मोहब्बत करने वाले इंसान थे। उनकी निस्फ़े बेहतर नासरा की खूबियों का भी कमाल था कि वो सारे कुंबे को साथ लेकर चल रही थी। एक बेटा अफान और बेटी जोया थी, जिसकी शादी उनके दोस्त के बेटे से हो चुकी थी। वो रुखसत होकर दूसरे शहर चली गई थी। 1-2 साल में चक्कर लगाती। वैसे भी वो अपने घर में खुश व खरम ज़िंदगी गुजार रही थी। फहमीदा जिन्हें तैमूर अली ने बड़ी इज़्ज़त व एहतराम के साथ यहाँ ला रखा था, उनके छोटे भाई शऊर अली की बेवा थी। तैमूर अली की जान अपने छोटे भाई की बेटी हुरमत में थी। वो बेटे की शादी भतीजी से करना चाहते थे। अफान के दिल में शुरू से हुरमत समाई हुई थी। जोया को भी अपनी इस प्यारी सी कज़न से बहुत लगाव था, मगर उनकी नानी की वजह से मामला खटाई में पड़ गया था। इस चक्कर में नासरा घिनचक्कर बनी हुई थी। कहते हैं घुटना पेट की तरफ ही झुकता है। नासरा का वोट भी अपनी भांजी की तरफ ही था। अगर नानी की ज़ुबान और उनके हाथों में चलने वाली कैंची की तेज़ी का मुवाजना किया जाए तो बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि वो दोनों से बैक वक्त काम लेने की आदी हैं। हुरमत के गेट से अंदर दाखिल होती ही अहमदी बेगम की तेज़ आवाज़ कानों से टकराई। उसने मुस्कुराकर सोचा। हुरमत ने बैग टेबल पर रखा और बड़े कमरे में दाखिल हुई, जहाँ वो तख्त पर बिछाने वाली सफ़ेद चांदनी को काटते हुए दुनिया ज़माने के किस्से सुनाए चली जा रही थी। फहमीदा और नासरा भी वहीं बैठी सर हिलाए जा रही थी। हे लड़की, मैं पूछती हूँ, पूरी दोपहर गुजार कर अब कहाँ से आ रही हो? हुरमत को देखते ही उनको कुछ हुआ, फ़ौरन टोका। उनके अंदाज़े तखातुब पर वो गिरते गिरते बची। नानी, आज मेरा इकनॉमिक्स का टेस्ट था, इसीलिए देर होगी। हुरमत ने ना चाहते हुए भी सफाई दी। ओहो अम्मा, कॉलेज में देर हो जाती है, वैसे भी अभी सिर्फ
2:30 तो बजे हैं। नासरा ने माँ को मज़ीद कुछ कहने से रोका। हुर्मत ने वहाँ से उठने में ही आफियत जानी उसका नींद से बुरा हाल हो रहा था, वो पिछले कमरे की तरफ बढ़ गई। मैं कहती हूँ फहमीदा, लड़की को और कितना पढ़ाओगी? बस करो और घर में बिठाओ। मेरी शाजिया को देखा है कितनी गोरी चिट्टी है, बीए करते ही घर बैठा लिया था। एक तुम्हारी हुर्मत है, पढ़ पढ़ कर काली हुई जा रही है। उन्होंने बिला वजह ही उसकी सुनहरी रंग को काला बना डाला। बस खाला, उसे पढ़ाई का शौक़ है। फहमीदा ने कन्नी कतराई। वो जेठानी की वजह से बड़ी बीक का काफ़ी लिहाज करती आ रही थी। लो, ये भी कोई बात हुई? शाजिया से बड़ी नाजिया की तो हमने मैट्रिक करते ही शादी करवा दी थी। अहमदी बेगम की लन तरानियाँ जारी थी। फहमीदा क्या जवाब देती कि इतनी जल्दी शादी करने की वजह से नाजिया बेचारी मुश्किलात का शिकार है। शोहर को पढ़ी लिखी सोसाइटी में मूव करने वाली बीवी की ख्वाहिश है, जबकि नाजिया की झिझक ख़त्म ही नहीं होती। अब वो मैं के आकर माँ से लड़ती है कि मेरी तालीम मुकम्मल होने का तो इंतज़ार किया होता। अम्मा छोड़ें। नासरा ने इशारे किए, मगर वो सुनी अनसुनी किए टका टका कर फहमीदा को सुनाने में लगी हुई थी। लड़कियों के यूं ही तबाही फिरने से शक्लों पर फटकार बरसने लगती है। अहमदी बेगम ने चांदनी के किनारे की तरपाई करते हुए तमस्कुर उड़ाया। बस खाला, एक ही बच्ची है, चाहती हूँ खूब पढ़ लिख जाए, उसके दिल में कोई हसरत ना रहे। फहमीदा ने नरमी से जवाब दिया। माँ की बातों पर नासरा पहलू बदलने के अलावा कुछ नहीं कर पाई। ज़माना कितना ख़राब हो गया है, हमें कौन सा लड़कियों से नौकरी करानी है? जल्दी से कोई मुनासिब लड़का देखकर पहले हाथ पीले कर दो। अहमदी बेगम ने चांदनी को लपेट कर एक जानिब रखा और फहमीदा के चेहरे को चश्मे से बगौर जांचा। नानी ने वो बात कर ही दी जिसके लिए इतनी लंबी तमहीद बांधी गई। हुर्मत, जो गर्मी से परेशान होकर ठंडे पानी की बोतल लेने आई थी, मुस्कुराकर सोचने लगी। हाला, मुझे क्या सोचना, हुर्मत की माँ ये भाभी और बाप तैमूर भाई हैं, वो जो अच्छा समझेंगे वही करेंगे। फहमीदा ने भी सादगी से कहा तो अहमदी बेगम के कान खड़े हो गए। नासरा इस बहस से परेशान होकर एकदम तख्त से उठी। ताई अम्मा, देख कर कहीं गिर ना जाए। अभी हुर्मत के मुँह में अल्फाज ही थे कि नासरा चारों शाने चित पड़ी हाय हाय करने लगी। ए नास पीटी, कैसी काली ज़ुबान वाली है, कितनी बार पहले भी टोका, आखिर मेरी बच्ची को घुरा कर दाम लिया। अहमदी बेगम ने नासरा को तख्त पर लेटाते हुए हुर्मत को एकदम मौका दिया। इसमें मेरा क्या कसूर? ताई अम्मा इतनी घिसी हुई पुरानी चप्पल पहनती हैं, कब से बदलने का कह रही हूँ, पानी पड़ा हुआ है, अब स्लिप तो होना ही था। हुर्मत ने बुलबुला कर सफाई दी, मगर वो मानने को तैयार ही नहीं हुई। उसे कच्चा छुपा जाने वाली निगाहों से तकती रही। बस ईद के बाद की कोई तारीख तय कर लो। अहमदी बेगम ने छालिया उतरते हुए बेटी पर जोर दिया। जोया के ईद पर आने का हो रहा है, वो भी भाई की शादी में शिरकत करने की ख्वाहिशमंद है, बस इसकी जानिब से कोई इत्तला आ जाए तो सोचते हैं। नासरा ने आम काटते हुए जवाब दिया। मैं आयशा को तैयारी का कह दूँ? अहमदी बेगम ने कुछ लम्हे सोचने के बाद बेटी से पूछा। मैं आयशा? हाँ। अम्मा, अफान नहीं मानता, इसे शाजिया पसंद नहीं है। नासरा ने धीरे से कहा। हाँ तो जब घर में ऐसी हिदायत दिखाने वाली मौजूद हो तो उसे मेरी सीधी सादी बच्ची क्यों पसंद आएगी? अहमदी बेगम ने सरोता फ़िज़ा में लहराते हुए बिला वजह की तोहमत धरी। अम्मा धीरे, कहीं आपके दामाद के कानों तक ये बातें पहुँच गईं तो इस उम्र में मुझे भी चलता कर देंगे। नासरा ने घबराकर माँ का हाथ दबाया। बीबी, इनसे तुम डरो, मगर मैं तो खुदा की लगती कहूँगी, ऐसी तेज़ काली जुबान वाली लड़की को बहू बनाकर तुम ताउम्र सर पर हाथ रखकर रोती फिरोगी। अहमदी बेगम ने पान पर चूना फेरा। हुर्मत जो ताई से खाने की पूछने आई थी, अपना नाम सुनकर एकदम आड़ में होगी। सारी बातें सुनते हुए उससे खुद से शर्मिंदगी होने लगी। अपना वजूद दुनिया का सबसे बेकार शे लगा। अम्मा, क्या करूं, रोऊं या हंसूं? मैं तो अफान के हाथों मजबूर हो गई हूँ। इसे आपके दामाद की भी शय हासिल है, वरना मुझे भी शाजिया से ज़्यादा कोई प्यारा नहीं। नासरा ने आखिर में माँ को मस्कल गाया। क्या नानी का कोई हक नहीं होता? मैं भी देखती हूँ तैमूर अली कैसे नहीं मानते। अहमदी बेगम पान दांतों तले दबाकर बड़बड़ाती रहीं। या अल्लाह, कहीं इन दोनों की अनबन होगी हो तो अम्मा का यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, मुझे ही कोई तदबीर करनी पड़ेगी। नासरा ने सर को थाम कर सोचा। बेटी सुन लो, अगर हुर्मत हमारी बहू बनी तो मैं हमेशा के लिए छोटी के घर चली जाऊंगी। अहमदी बेगम ने धमकी दी। नासरा परेशान हो उठी। हुर्मत को नानी के लहजे में अपने लिए हकारत अच्छी नहीं लगी। पापा, काश आज आप जिंदा होते तो मैं ऐसे जलील नहीं हो रही होती। हुर्मत बाप को याद करती वहाँ से भागी। हुर्मत, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वो रंजीदा सा उसके सामने खड़ा था। क्या? मैं समझी नहीं। हुर्मत जानकर अनजान बनी। इस घड़ी का सामना करने के लिए वो खुद को 2 दिन से तैयार कर रही थी। इसके बावजूद अफान की जानिब देखना क़यामत की घड़ी लगी। तुमने शादी से इनकार कर दिया है? अफान उलझा हुआ था। शादी के लिए नहीं जनाब, आपसे शादी करने के लिए इनकार किया है। हुर्मत ने शौक़ खोने की भोंडी सी कोशिश की, मगर गले में फंदा सा लगा। तुम्हें पता है कि मैंने मम्मी को कितनी मुश्किल से इस बात के लिए मनाया था और तुमने अब्बा जान के पूछने पर साफ इनकार कर दिया। अफान का बस चलता तो वो इस वक्त हुर्मत की और अपनी जान एक कर देता।
तुम मेरे लिए क्या हो, अगर जान जाती तो कभी इनकार न करती। अफान की आंखें बोल उठीं। हुर्मत ने मुंह फेर कर खुद पर काबू पाया। आप मेरे लिए क्या हैं, अगर जान जाते तो खुशी से फूले नहीं समाते, मगर इस घर में और भी लोग रहते हैं जिनका हुक्म टालना मेरे बस की बात नहीं। उसकी आंखों की जुबान मगर वो पढ़ नहीं पाया। मैंने जो भी किया बहुत सोच समझ कर किया है। आप ताई अम्मा के फैसले को मान जाएं। शाजिया आप भी बहुत अच्छी हैं। हुर्मत ने पीठ मोड़कर बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज अदा किए। ऐसे मशवरे अपने पास ही रखो। तुमने मुझे मारना था, मार दिया, बस अब खुशियाँ मनाओ। अफान ने गुस्से में उसका रुख अपनी जानिब फेरना चाहा, मगर हुर्मत हाथ छुड़ाती हुई वहाँ से चली गई। वो गुस्से में दरवाजे को ठोकर मारता बाहर निकल गया। मैडम, इससे खूबसूरत और कीमती वेडिंग ड्रेस हमारी शॉप पर तो नहीं? सफ़ीना ने मुंह चढ़ाकर कहा और भारी मूव रंग के रूसी लिबास को निगाहों से परखा। बाज़ कस्टमर तो जान को आ जाते हैं। वो इस बोती की काफ़ी पुरानी डिज़ाइनर थी। उसने शाजिया का फूला हुआ मुंह देखकर सोचा, खाला, मैंने आपको एक डिज़ाइनर का बताया था ना, जहाँ से मेरी फूफो की बेटी का वेडिंग ड्रेस बनवाया गया था। आप वहाँ क्यों नहीं चल रही? शाजिया ने बच्चों की तरह पैर पटका। नासरा को एयर कंडीशन की खनकी में पसीना आ गया। शाजिया जहाँ से शादी और वलीमे का लिबास खरीदना चाहती थी, उसकी कीमत लाखों में थी। भांजी की फरमाइश पूरी करने के बाद तैमूर अली ने तो इन्हें कच्चा चुबा जाना था। बेटा, खाला को तंग नहीं करो, अभी यहाँ से ही ड्रेस ले लो, शादी के बाद सारी मनमानियाँ पूरी करती रहना। आयशा ने नासरा की मुश्किल आसान करते हुए बेटी को आंखों ही आंखों में कुछ इशारे किए तो वह नीम रजामंद हो गई। मुझे असल में कुछ यूनिक सा ड्रेस चाहिए, शाजिया ने शॉप पर एक तराना निगाह डालकर कहा। मैं समझ गई, पिछले दिनों हमारे पुराने कस्टमर जो मशहूर सनतकार हैं, उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक ड्रेस डिज़ाइन करवाया था, जिसका चर्चा काफ़ी अरसे तक अखबारात में रहा। हमारे पास उसकी फ़र्स्ट कॉपी है, यकीनन आपको पसंद आएगी। सफीना ने अपनी चर्प ज़बानी का कमाल दिखाते हुए टी पिंक कलर की मैक्सी उनके सामने फैलाई, जिस पर सिल्वर रंगों से बहुत बारीक काम हुआ था। उन सब की आंखें लम्हा भर को खैरा हुई, फिर एकदम सताइश उभरी। ये ड्रेस वलीमे के लिए ठीक रहेगा। शाजिया के मुंह से निकलने वाले जुमले से दोनों बहनों के दिल पर ठंड पड़ गई। हम अपने क्लाइंट को हर तरह से मुतमिन करना जानते हैं, आपको हमारे यहाँ के डिज़ाइन कहीं और नहीं मिलेंगे। सफ़ीना ने बहुत खूबसूरत शरारा सूट पहनी डमी की तरफ इशारा करके कहा तो शाजिया इस लिबास को करीब से देखने लगी। कई घंटों की परेशानी के बाद खुदा खुदा करके शादी और वलीमे का लिबास खरीदा गया। मेरे लिए अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर कंप्रोमाइज़ करना बहुत मुश्किल है, शाजिया ने गाड़ी में बैठते हुए कहा तो नासरा की निगाहें ड्राइविंग सीट पर बेजार बैठे फ़ान से उलझीं। या अल्लाह, मेरे बेटे की खुशियों की हिफाजत फरमाना। नासरा ने दिल से दुआएं मांगी, मगर वो ये बात भूल गईं कि दूसरों की खुशियां छीन कर वो कैसे सब कुछ ठीक रहने की तमन्ना कर सकती हैं। रक्षे ने हुर्मत को बड़ी सी बिल्डिंग के सामने उतारा। अभी सिर्फ 10 ही बजे थे, मगर धूप की तमाज़त नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। उसने कई दिनों तक अखबारात के इश्तिहारात पढ़ने के बाद यहाँ अप्लाई किया। इत्तेफाक से इंटरव्यू की कॉल भी आ गई। वो फहमीदा को बताकर घर से निकली। जब से अफान की मंगनी शाजिया से हुई थी, फहमीदा बुझ सी गई थी। उन्होंने बेटी को अफान से शादी के लिए बहुत मनाया था, मगर उसकी एक ना हाँ में नहीं बदल सकी। उन्हें बिला वजह जेठ के आगे शर्मिंदगी उठानी पड़ी। वो इसी वजह से हुर्मत से नाराज़ रहने लगी थी। वो लिफ्ट से सेकंड फ्लोर पर पहुंची। ऑफिस का दरवाज़ा खोलते ही दिल खुश हो गया। गर्मी में लंबा सफ़र तय करने के बाद मिजाज पर जो चिड़चिड़ापन छाया था, अंदर के पुरसुकून खनक माहौल की वजह से खुशगवार हो गया। हाथों से बाल दुरुस्त किए और टिश्यू पेपर से चेहरा साफ करने के बाद वो रिसेप्शन की तरफ बढ़ी। थोड़ी देर बाद ही इससे बासित अली के कमरे की तरफ भेज दिया गया, जो यहाँ का डायरेक्टर था। उसे एक कोऑर्डिनेटर की ज़रूरत थी। हुर्मत ने इसी जॉब के लिए अप्लाई किया था। फ़ान की ज़िंदगी से जाने के बाद वो खुद को इतना मसरूफ़ रखना चाहती थी कि उसे कुछ सोचने की फ़ुर्सत भी ना मिले। आज हुर्मत कहीं गई हुई है, तुम ज़रा किचन में जाकर मम्मी की हेल्प करो। अफान ने शाजिया को लेटे देखा तो चिढ़ गया। वो ऑफिस से वापस आया तो चच्ची की तबीयत खराबी की वजह से माँ को अकेले किचन में मसरूफ़ देखकर शाजिया पर सख्ती दिखाई। मैं जाऊँ? शाजिया ने चिढ़ाया। वो नानी की सारी नसीहतें मंगने की बात भूल चुकी थी। वो तो फ़ख्र महसूस करती कि अफान तैमूर को फ़तह कर चुकी है। अब से ये सारे काम तुम्हारी जिम्मेदारी होंगे, अफान ने भी जलकर जताया। आपकी चच्ची और उनकी बेटी किचन के काम संभालने के लिए काफ़ी हैं, फिर मेरी जिम्मेदारी क्यों होंगी? उसने डिटाई से जवाब दिया, दो बदू जवाब दिया। वह मुझसे मोहब्बत का दावा है, मगर मेरी जिम्मेदारी उठाने से एतराज़ बरत रही हो। चच्ची और हुर्मत इस घर के फ़र्द हैं, कोई नौकर नहीं। शादी के बाद तुम्हें भी सारे काम बराबरी से करने होंगे, अफान ने गुस्से में कहा। मैं शाजिया दिलावर आपकी मंगेतर, कोई नौकरानी नहीं। मुझसे इतनी तो औकात ना रखें, शाजिया ने चिढ़कर कहा। अफान, क्या हो गया? क्यों शोर मचा रहे हो? और शाजिया बेटे, तुम ही कुछ ख्याल कर लो, तुम्हारे खालू अपने रूम में है। नासरा इन दोनों की बहस सुनकर तेज़ी से टीवी लाउंज में दाखिल हुई। दोनों से बाज पुरस की। खाला, ये चाहते हैं कि शादी के बाद यहाँ गधों की तरह काम करूँ मैं। शाजिया नासरा को देखकर फट पड़ी। वो हक्का बक्का रह गया। अभी मेरी भांजी इस घर में आई नहीं और तुम इस पर हुक्म चलाने लगे। नासरा को भी बेटे की बात बुरी लगी, उन्होंने उसे ही लताड़ दिया। मम्मा, और कैसे आया जाता है? हर वक्त तो मोहतरमा यहीं नज़र आती हैं, अफान ने भी तंज किया।
खाला मैं तो आपकी और नानी की वजह से यहाँ आ जाती हूँ, वरना मुझे भी कोई शौक नहीं। अभी मम्मा को फ़ोन करती हूँ कि ड्राइवर भेज दे, मुझे वापस जाना है। शाज़िया का मुँह अपनी बेइज़्ज़ती पर खुला का खुला रह गया, पैर पटक कर बोली, शाज़िया बेटे इसकी तो आदत है, छोड़ो। उन्होंने मामला निपटाना चाहा। मम्मा इनको समझा दें, ये चच्ची जान और हुर्मत के लिए बिला वजह की बातें नहीं बनाया करें। अफ़ान की बात पर नासरा को हालात की संगीनी का एहसास हुआ। वो खुद गवाह थीं कि शाज़िया और अहमदी बेगम अक्सर इन लोगों के साथ ज़्यादती कर जाती हैं। शाज़िया ये बात ठीक नहीं, अब जबकि तुम्हें इसी घर में रहना है, हुर्मत और फ़हमीदा के बारे में ऐसी बातें नहीं किया करो। नासरा ने परेशानी से भांजी को समझाना चाहा तो उसने कंधे उचका दिए। ये मोहतरमा समझने वाली नहीं। अफ़ान का अंदाज़ तज़हीक अमेज़ हुआ। तुम क्या बेकार की बहस में उलझे हुए हो, जाओ अपने कमरे में जाकर चेंज करो। नासरा ने बेटे को घूरा। ये मोहतरमा ही फ़ुज़ूल में बात को तूल दे रही हैं। बात कुछ थी, बन गई कुछ। खैर मैं किससे फ़रियाद कर रहा हूँ, जबकि मेरा मुनसफ़ ही मेरा कातिल है। अफ़ान ने माँ को देखकर कहा। नासरा को एकदम शर्मिंदगी ने आ घेरा। शाज़िया को हुर्मत इतनी नापसंद भी नहीं थी, मगर अहमदी बेगम की मुसलसल मुखालफत और अफ़ान की बेजा हमायत की वजह से अब वो इससे ज़हर से भी बदतर लगने लगी। खाला मुझे गोल्ड का ये हल्का सा सेट नहीं चाहिए। मेरी सारी सहेलियों की बरी में बहुत शाहाना और भारी ज़ेवरात आए हैं। प्लीज़ आप इसे जाकर चेंज करवा दें, शाज़िया ने नाक चढ़ाकर कहा। बेटा ये काफ़ी महंगा और अच्छा सेट है। उन्होंने अंदर का गुस्सा दबाया। ये क्या बात हुई, लोग तो अपनी बहू को हीरे मोती में तोल दे हीरे मोती में तोल देते हैं, आप ढंग का एक सेट नहीं चढ़ा रही। शाज़िया ने नखुवत से कहा। हाँ तो हम भी कौन सी कमी छोड़े हैं, अभी मुंह दिखाई के लिए एक छोटा सेट अला खरीदा जाएगा। जोया ने भी कहा है कि वो सोने के कड़े देंगी, अब और क्या चाहिए। नासरा ने रसानियत से समझाना चाहा। वो बहजी की फरमाइशों से नाक तक भर चुकी थी। बहन से ताल्लुकात ख़राब करना मुश्किल थे, इसलिए नासरा का सारा गुस्सा अहमदी बेगम के सामने निकलता तो वो लशम पशम कभी इधर तो कभी उधर मामला सुलझाने बैठ जाती। आपा बेटे की शादी करने चली हो, अब ऐसी भी क्या कंजूसी, बरी में भारी सेट रखोगी तो ख़ानदान भर में तुम्हारा ही नाम होगा। आयशा ने भी इस मामले में बेटी की हिमायत की। नहीं बहन, मेरा मियाँ पहले ही फ़िज़ूल खर्चियों पर नाराज़ हो रहा है, अब ये ज़ेवर वापस करके दूसरा बनवाने का कहूँगी तो हत्थे से उकड़ जाएंगे। नासरा ने इस बात पर मजबूरन बहन को हरी झंडी दिखाई। वही तो दूल्हा भाई को मेरी शादी के लिए कौन से अरमान है। अभी इनकी भतीजी अफ़ान की दुल्हन बनकर आ रही होती, तब मैं देखती कि वो कैसे कोई एतराज़ उठाते। आयशा ने मुंह बगाड़ कर बहन को सुनाई। अफ़ान की शादी हुर्मत से हो रही होती तो मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं होती, वो बड़ी साबिर बची है। नासरा ने धीरे से सोचते हुए एतराफ़ किया। शाज़िया ने बरी की तैयारी में उन्हें नाकों चने चबवा दिए, तब जाकर उन्हें हुर्मत की कदर आई। उनकी कितनी ख्वाहिश थी कि जोया भाई की बरी तैयार करे, मगर वो ईद से 4 दिन कबल कराची पहुँच रही थी। शाज़िया और आयशा इतने दिन इंतज़ार करने को तैयार नहीं थी। दर्जी नहीं लेगा, रमज़ान में रश बहुत होगा, इस किस्म की बातें करके दोनों माँ बेटी नासरा को लेकर शॉपिंग पर निकल जाती और फिर वो फरमाइशें होती कि नासरा कान पकड़ने लग जाती। हाय अम्मा आपा को देख रही हैं, उन्हें भी अब वो हुर्मत अजीज़ हो गई। जाने उस काली ज़ुबान वाली में ऐसा क्या है, सारा घर उसके गुन गाता है। आयशा ने पास बैठी माँ को साथ मिलाते हुए हुर्मत की बखिए उधेड़े। तौबा तौबा ए बीबियो, तुम दोनों तो शादी से पहले ही समदने बन गई हो, कुछ अकल को हाथ मारो। बच्चों की खुशी को दौलत के तराजू में ना तोलो। अहमदी बेगम की पुरजलाल अंदाज पर वो दोनों दुबक्कर खामोश हो गईं। मिस हुर्मत, हमें यकीन है कि आपको यहाँ काम करने में किसी बड़ी मुश्किल का सामना नहीं होगा। अपनी ज्वाइनिंग के हफ्ते बाद वो बॉस के सामने बैठी एक रिपोर्ट बना रही थी कि अचानक बासित खान ने सवाल किया। हुर्मत चौंकी, उसने होंठों में दबा पेन निकाल कर नफ़ी में सर हिलाया। अच्छा ये नहीं आप हमारे साथ खुश हैं? बासित खान का लहजा शरारत से भरपूर था। जी सर, यहाँ का माहौल इतना साफ़ सुथरा है कि मुझे काम करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही। हुर्मत ने नरमी से कहा। उसे पढ़ा लिखा सुलझा हुआ अपना बॉस बहुत पसंद आया, जो उसे हमेशा बहुत इज्जत से मुखातिब करता। बासित खान इससे उम्र में चंद साल ही बड़ा होगा, मगर उसके चेहरे से टपकती जहानत और वकार उसे बड़ा बुर्दबार बनाती। हुर्मत के मुसलसल देखने पर एक दिलकश सी मुस्कुराहट बासित के लबों पर फैल गई। सर मैं इसको कंपोज कर लूँ? हुर्मत ने शर्मिंदा होकर जल्दी से जाने की इजाज़त तलब की। ओके, ये रिपोर्ट तैयार हो जाए तो शहजाद साहब को दे दीजिएगा। बासित खान ने सर हिलाकर ताकीद की और वो बाहर निकल गई। सर मुझे कितनी इज्जत देते हैं, सच है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इज्जत देकर इज्जत करवाना जानते हैं। हुर्मत ने अपने कैबिन में दाखिल होते हुए सोचा और बेख्तियार रूम के खुले दरवाजे की तरफ देखा। बासित खान फ़ोन पर किसी से हंस हंस कर बात करता हुआ बहुत खूबरू लग रहा था। ये मोहब्बत भी क्या अजीब शे है, बेवफाई, जुदाई, उदासी और तन्हाई क्या क्या तोहफे देकर जाती है। अफ़ान ने हुर्मत की तरफ देखकर कहा और ठंडी आह भरी। जी एक और चीज़ भी दे सकती है, वो है ताई अम्मा की पिटाई, जो आपको मेरे साथ देखकर लग सकती है। वो तंज़िया अंदाज में कहती हुई वहाँ से जाने लगी। अफ़ान ने बढ़कर इसका रास्ता रोक लिया। तुमने जॉब कर ली और मुझे बताने की ज़हमत भी गवारा नहीं की, क्या मैं इतना कायर हो गया हूँ? अफ़ान के लहजे में टूट फूट सी थी। क्या करती, आप अपनी शादी की तैयारियों में इतने बिजी थे, मैं अपनी ज़िंदगी बनाने में लगी। हुर्मत ने लतीफ़ सा तंज़ किया।
ये भी आपकी मेहरबानी है, वरना हालात कुछ और होते। अफ़ान की आंखों की सुर्खी नुमायाँ होने लगी। एक लम्हे को हुर्मत का दिल भी डोला। आखिर उसे भी अफ़ान से बहुत प्यार था, मगर क्या कर सकती थी। आपसे शादी करने के बाद मुझे कितने लोगों का मुकाबला करना पड़ता, वो सोच में गुम हो गई। पहले ही अहमदी बेगम की हकारत भरे अंदाज और पर उसके अंदर की ज़िद्दी लड़की बेदार हो गई थी। फिर इज़्ज़त नफ्स ने कोहराम बर्पा कर दिया। उसने मन में जागते जज्बों को थपक दिया। हुर्मत, अब भी वक्त है। तुम्हारे बगैर जो भी पल गुजरेंगे मेरे अंदर से ज़िंदगी की रमक को निचोड़ कर रख देंगे। अपना साथ देकर मुझे ज़िंदा कर दो। अफ़ान का गुलोगीर और दुखी लहजा हुर्मत के दिल पर चाबुक की तरह पड़ा। वो मजबूर थी। रोती हुई बाहर निकली तो अहमदी बेगम एक साइड में होगी। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि अपनी दोनों बेटियों को जोड़े रखने की ख्वाहिश में वो पत्थर बनकर शीशे से बने दो नाजुक दिलों को तोड़ने के गुनाह में मुलविस हो चुकी हैं। मिस हुर्मत, क्या खा रही हैं? अगर बुरा नहीं माने तो हम भी इसमें शरीक हो जाएं। बासित अली जो लंच के लिए बाहर निकल रहा था, एकदम उसके केबिन में दाखिल हुआ। वो घबरा गई। चमचा प्लेट में रखा और टिश्यू से हाथ पहुंचा। सर, मैं आज पास्ता बनाकर लाई हूँ, प्लीज़ ट्राई करें। हुर्मत ने टिफ़िन और एक साफ प्लेट चमचा इनके सामने सरकाया। वाओ, अमेजिंग! मैंने इतने मज़ेदार पास्ता पहले कभी नहीं खाया। किसने बनाया? बासित अली ने बड़े अच्छे अंदाज में तारीफ़ की। जी, मैं खुद कुकिंग करती हूँ, ये भी मैंने बनाया है। हुर्मत ने मुस्कुराकर कहा। नाइस। वैसे मुझे एक शख्स पर बहुत रश्क आने लगा है, बासित अली ने मज़े से खाते हुए कहा। वो ब्लैक सूट में बहुत हैंडसम दिखाई दे रहा था। कौन सा शख्स? हुर्मत ने भी एक बाइट लिया। भाई, वो शख्स जो आपका जीवन साथी बनेगा। आप हर फन मौला हैं, हर लिहाज से परफेक्ट लड़की हैं। किसी खुश नसीब की किस्मत का सितारा बनेंगी। बासित अली की बात पर वो ब्लश हो गई। सर प्लीज़, उसकी पलकें झुकी। ओह रियली, आई मीन इट। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात का एतराफ़ करना चाहता हूँ। आप मेरी आइडियल लड़की हैं। मैं अपनी होने वाली वाइफ पार्टनर में ऐसी खूबियाँ देखना चाहता हूँ। बासित अली ने टिश्यू से हाथ पहुँचा और उठ खड़ा हुआ। हुर्मत हक्का बका रहेगी। बासित अली ने इससे पहले भी कई बार हुर्मत पर ढके छुपे अल्फाज में अपनी पसंदीदगी का इजहार किया था, मगर अब की दफ़ा तो ऐसे खुले लफ्ज़ों में सब कह दिया। हुर्मत कन्फ्यूज़ सी हिलते दरवाजे को देखने लगी, जहाँ से बासित अली बाहर निकला था। हुर्मत, मुझे तो आजकल बहुत डर लग रहा है। फहमीदा ने बेटी के साथ बैठते ही बात शुरू की। किस बात से अम्मी? वो एक मैगज़ीन लिए बैठी थी। लापरवाही से पूछा। पता नहीं क्या बात है, पर भाभी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी हैं। अक्सर उनकी और खाला की तू मैं होने लगी है। वो क्यों? नानी ने अब कौन सा नया शोशा छोड़ा? हुर्मत ने मैगज़ीन साइड में रखा। बस वही अफ़ान की शादी मसला कश्मीर बन गई है। वो अब शाज़िया को बरत रही हैं तो सारे ऐब दिखाई देने लगे हैं। फहमीदा ने परेशानी का इज़हार किया। छोड़े ना अम्मी, वो जाने, इनकी होने वाली बहू जाने। सानू की? हुर्मत ने बज़ाहिर लापरवाही दिखाई, मगर इसका रवां कान बनकर सुन रहा था। वैसे मुझे ये बेल मुंड चढ़ती दिखाई नहीं दे रही। अफ़ान हरदम बेजार रहने लगा है। शाज़िया से एक लम्हे को नहीं बनती है। भाई साहब अलग खफा हैं। फहमीदा का अंदाज़ हतमी था। ओह अच्छा, हुर्मत ने सर हिलाया। इसीलिए तो कहा था कि इनकार मत करो, मगर तुम भी ज़िद में आ गई। भाई भाभी मेरे मोहसिन हैं, इनके बेटे की ज़िंदगी तबाह हुई तो मैं इस बात के लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। फहमीदा की बात का लबालब बेटी को मोरदे इल्ज़ाम ठहराना था। वो गुस्सा करती हुई लेट गई। इसमें मेरा क्या कसूर है? वैसे भी ताई को अपने किए का कुछ तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो सोचकर बोली। बेटी, हमें हर बात का मनफी पहलू नहीं देखना चाहिए। मैं भाभी की मिजाज आशना हूँ। वो माँ के कहने में आकर और जोश में इस वक्त तो शाजिया के लिए राज़ी होगी, मगर उनके लिए ऐसी बातें बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल काम है। फहमीदा ने अपना तजिया पेश किया। मेरी दी हुई कुर्बानी कहीं ज़ाया ना हो जाए। माँ की बातें सुनकर हुर्मत के मन में कुछ गलत होने का एहसास जागा। शाजिया टीवी लाउंज में बैठी खिलखिलाती हुई पावर पफ गर्ल देख रही थी। उसके सामने चिप्स के खाली पैकेट, चॉकलेट के रैपर बिखरे हुए थे। अफ़ान जो ऑफिस से आया था वहीं सोफे पर लेट गया। उसके सर में ट्रैफिक की शोर की वजह से शदीद दर्द उठा था। कुछ लम्हे यूं ही सिरक गए। अभी अगर हुर्मत होती तो बगैर कुछ कहे मेरे लिए चाय और सर दर्द की गोली ले आती। अफ़ान ने दुख से आंखें मींच लीं। उन दोनों का मुआवजा करने पर उतर आया। शाजिया की नज़रें स्क्रीन पर जमी थी। उसकी तकलीफ़ का रत्ती भर एहसास नहीं हुआ। वो जैसी भी सही, पर मेरी हर तकलीफ़ को बिना कहे जान जाती है, और ये जो अब ज़िंदगी की साथी बनने जा रही है, कितनी नासमझ बनी हुई है। अफ़ान का दर्द एकदम बढ़ गया। अचानक चाय की खुशबू आसपास फैल गई। उसने आंखें खोली तो जर्द लिबास में हुर्मत दिखाई दी। उसकी जानिब देखे बगैर टेबल पर सर दर्द की गोली के साथ चाय रख दी। अफ़ान की तशक्कुर भरी निगाहें उसकी जानिब उठी, मगर वो कुछ कहे बिना वापस लौट गई। वो सर उठाकर उसे जाता देख रहा था। शाजिया ने होंठ चुभाए। वो जा चुकी है। शाजिया के तंज पर वो उसे घूरने लगा। उसके चेहरे के नकूश बिगड़े हुए दिखाई दिए। अफ़ान खामोशी से चाय की चुस्कियां लेने लगा। एक सुरूर सा वजूद में दौड़ गया। ये शर्ट कैसी लग रही है? शाजिया नया सूट पहनकर इतरा कर खाला को दिखा रही थी। अफ़ान इसके बनावटी अंदाज पर कोफ्त में मुब्तला हुआ। मेरी बेटी बहुत अच्छी लग रही है। नासरा ने उसकी तारीफ़ की। अहमदी बेगम ने भी छालियाँ भांगते हुए सर हिलाया।
अफ़ान आप बताएं, मुझ पे नीला रंग खिल रहा है ना? शाज़िया ने थोड़ी देर तो बर्दाश्त किया, मगर जब वो कुछ नहीं बोला तो खुद ही पूछने लगी, मुझे नहीं पता। अफ़ान मुँह मोड़कर खड़ा हो गया। ये क्या बात हुई? कुछ तो राय दें। शाज़िया पीछे ही पड़ गई। ये रंग मुझे ज़हर लगता है, उसने नरोटेपन से कहा और बाहर निकल गया। शाज़िया का मुँह खुला का खुला रह गया। वो जानती थी कि उसे शुरू से नीला रंग पसंद है, मगर आज उसका बयान ही बदल गया। वो सोचने लगी। बाहर निकलकर अफ़ान माथे पर उँगली फेरते हुए अपने जज़्बातीपन पर शर्मिंदगी महसूस करने लगा। ये हकीकत थी कि उसे हमेशा से नीला रंग ठंडक का एहसास बख्शता था। उस रंग से उसे नीले पानियों की तरावट और नीले अंबर की नरमाहट महसूस होती थी। 4 दिन कबल जब हुर्मत ने हल्के नीले रंग का सूट पहना तो वो इसे देखता रह गया, और आज वही रंग शाज़िया पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो अपने दिल के हाथों मजबूर था। कोई उसको समझने के लिए तैयार ही नहीं था, बस सबको अपनी पड़ी हुई थी। हुर्मत, आखिर तुम चाहती क्या हो? शाज़िया ने गुस्से से उसका चेहरा अपनी जानिब मोड़ा। वो ऑफिस जाने की तैयारी में मशगूल थी। फहमीदा किचन की तरफ चली गई। अचानक शाज़िया ड्रामाई अंदाज में उसके कमरे में दाखिल हुई। अभी अब मैंने क्या किया है? वो शाज़िया के अचानक हमले पर घबराकर पूछने लगी। तुमने अफ़ान के दिल पर ऐसा कब्ज़ा जमाया हुआ है कि वहाँ मेरे लिए कोई जगह ही नहीं बन पा रही। शाज़िया का अंदाज शिकस्त खोरदा सा था। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको इस बारे में कोई गलत फहमी हुई है। हुर्मत ने निगाहें चुराई और जल्दी से बाल बनाने लगी। मैंने सब करके देख लिया है। वो मेरी जानिब मुतवज्जा ही नहीं। उसकी हर पसंद अपना ली, मगर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी हर बात तुमसे शुरू होकर तुम पर ही ख़त्म होती है। कल मुझे कहता है मर्द की मोहब्बत हासिल करने के लिए लड़की का सिर्फ चमकता हुस्न ही काफ़ी नहीं, उसकी रूह भी साफ़ और शफाफ होनी चाहिए, हुर्मत की तरह। शाज़िया हिस्ट्रियाई अंदाज में बोली तो हुर्मत को इस पर तरस आया। आपी, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ जिससे आप दोनों के बीच कोई दूरी पैदा हो। वो एकदम अफसरदा हुई। अच्छा, अगर तुम वाक़ई सच बोल रही हो तो इस घर से, मेरी और अफ़ान की ज़िंदगी से कहीं दूर चली जाओ। शाज़िया ने सरगोशी की और हुर्मत जहाँ की तहाँ रह गई। हुर्मत का दिल ऑफ़िस में भी नहीं लग रहा था। शाज़िया की बातों ने उसके अंदर तोड़-फोड़ मचा दी थी। वो इन दोनों की ज़िंदगी से तो दूर चली गई, मगर अब उस घर को छोड़कर कहाँ जाती? उसने बॉल पेन को उठाकर मेज़ पर मारना शुरू कर दिया। कमरे में आवाज़ गूंजने लगी। एकदम पेन उसके हाथ से छूटकर गिरा। वो उठाने के लिए झुकी तो उसकी निगाहें 2 चमकते काले जूतों से टकराईं। वो हड़बड़ाकर खड़ी हुई। सामने बासित अली का मुस्कुराता चेहरा था, जो किसी काम से उसके कैबिन में आए थे। वो सर सो सॉरी। हुर्मत एकदम से शर्मिंदा सी हो गई। खैर तो है, हमने आपको दिल में जगह देनी चाहिए और आप हैं कि कदमों में बैठी जा रही हैं। वो शरारती अंदाज में बोला। सर, मुझसे कोई काम था। उसके हवास दुरुस्त हो चुके थे। अब मतानत से गोया हुई। जी, मेहताब ट्रेडर्स की फ़ाइल जल्दी से मुकम्मल करके साइन करवाएं। मुझे आज ही एक मीटिंग के लिए बाहर जाना है। बासित अली ने उसके अंदाज पर पेशा वराना संजीदगी इख्तियार की। ओके सर, अभी लाती हूँ। वो मुस्तैद होकर बोली। वैसे मेरी दिल वाली ऑफ़र बरकरार है। बासित अली जाते हुए मुड़कर वापस आए और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोले। वो कन्फ्यूज़ सी इन्हें तकती रही। शाज़िया के खदशात दूर करने के लिए अगर मैं सर से शादी कर लूँ, इतने पैसे वाले हैं, अम्मी को भी अपने साथ ही रख लूँगी। हुर्मत के दिमाग में झमाका हुआ। उसने कमरे से बाहर जाते हुए बासित अली जाता देखकर उसने दिल ही दिल में मनसूबाबंदी की। सर कब आए? हुर्मत ने घबराकर टेबल पर अपना बैग रखा और ऑफिस क्लर्क शहजाद से सवाल किया। जी मिस, आधा घंटा हुआ है। आपका 2 बार पूछ चुके हैं। शहजाद ने कंप्यूटर से निगाह उठाए बगैर बताया। मुझे आज सर से शादी की फाइनल बात कर लेनी चाहिए। हुर्मत ने अपने बालों को संवारा और अथल-पथल सांसों को दुरुस्त करते हुए कदम बढ़ाए। यस, कम इन। उसकी दस्तक पर इंतहाई मुहज़्ज़ब लहजे में इजाज़त दी गई। सर, वो घर में एक मसला चल रहा था, इसलिए कुछ देर हो गई। हुर्मत ने बिन मांगे देर से आमद की सफाई देनी चाहिए। मिस, कोई बात नहीं है, ऐसे बड़े शहरों में ये सब होता रहता है। बासित अली का शीरी लहजा उसका हौसला बढ़ा रहा था। ब्लैक सूट पर आसमानी टाई बांधे वो बहुत खूबरू लग रहा था। सर, मुझे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। हुर्मत ने तेज़ी से अपना मुद्दा बयान किया। बात भी हो जाएगी, पहले इनसे मिलिए। ये कल ही अमेरिका से आई है, मेरी कज़न समीता। बासित अली ने हंसते हुए इशारा किया तो इसे एहसास हुआ कि कमरे में इन दोनों के अलावा भी एक ज़ीरू मौजूद है। हेलो मैम। हुर्मत जो बात करना चाहती थी उसके लिए तन्हाई दरकार थी। वो चुप होकर सुमीता का बगौर जायज़ा लेने लगी। वो ट्राउज़र पर ऊंची शर्ट पहने, गोरी गर्दन पर स्कार्फ नुमा दुपट्टा लपेटे, सिबक नकोश के साथ गैर मामूली हुस्न की मालिक थी। उसके खुले हुए बाल उड़ उड़कर गालों को छू रहे थे। उसका चेहरा किसी खास जज्बे से तमतमा रहा था। यू चीटर। सिर्फ कज़न सुमिता ने बड़े इस्तहसाक से उसको वार्निंग दी तो वो बड़ी दिलकशी से हंसता चला गया। हुर्मत के अंदर किसी अनहोनी का एहसास जागा।
मिस हुर्मत, अगर मैंने मज़ीद तारुफ़ नहीं करवाया तो ये मुझे छोड़ेगी नहीं। दरअसल ये मेरी फियांसी भी हैं। बासित खान ने स्मिता को प्यार से देखते हुए कहा। हुर्मत का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। स्मिता ने उसे गहरी नज़रों से देखा, फिर मैनी खेज़ मुस्कुराहट लबों पर सजाए बासित की जानिब मुतवज्जा हुई। स्मिता, आपको कैसी लगी? हुर्मत को बुत बना देखकर वो भी थोड़ा घबरा गया। मैम बहुत अच्छी हैं। हुर्मत ने इखलाकी तकाज़े निभाए। मिस हुर्मत, ये कुछ रिपोर्ट बनानी है, प्लीज़ इनको शहज़ाद को चेक करके दे दें और अब्दुल से कहकर 2 कप अच्छी सी कॉफ़ी अंदर भेजें। बासित ने अब इसको मंजर से हटाने में ही आफियत जानी। ओके सर। उसने इस्पात में सर हिलाया और बाहर चल दी। जैसे ही दरवाजे से बाहर निकली, फ़ाइल उसके हाथ से छूटकर गिर गई। वो झुककर कागज़ समेटने लगी तो कानों में अपना नाम पड़ा। कागजात समेटते हाथ लम्हा भर को ठहर गए। तो मेरी गैर मौजूदगी में ये मज़े उड़ाए जा रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारी सेक्रेटरी का? हुर्मत। समीता ने मजाक उड़ाया। ऐसी कोई बात नहीं, बेचारी गरीब सी लड़की है, अपने ताया के दर पर पड़ी है, मैंने तर्स खाकर रख लिया। बासित का अंदाज सफाई देने वाला था। वैसे इतनी भी गई गुजरी नहीं जितना तुम बता रहे हो। स्मिता कलेजा तलक हुआ। सिमी, क्या मुसीबत है? ये तुम्हारी शक की बुरी आदत कब ख़त्म होगी? कहाँ वो और कहाँ तुम? बासित ने जी छोड़ कर कहा। हुर्मत कांपी। वैसे शक्ल की बड़ी प्यारी है। स्मिता की आवाज़ ने उसे चौंकाया। हाँ ये तो है, निगाहें बड़ी कातिल हैं। हमने तो राम करने की कोशिश की मगर लड़की स्ट्रांग निकली। बासित ने स्मिता का मुंह ठीक होता देखा तो एक ठुड्डा लगाया। यू फ्लर्ट। वो बासित को देखते हुए हंसकर बोली। एक नंबर का फ्रॉडी, धोखेबाज और ढोंगी इंसान है। हुर्मत का दिल एकदम ख़राब होने लगा। वो इसे क्या समझती थी और वो क्या निकला। वो सर हिलाती उठी, फ़ाइल हाथों में दबाए वापस पलट गई। मैं हर इस जगह पर क्यों पहुंच जाती हूँ जहाँ मेरा जिक्र बाद हो रहा होता है। हुर्मत को खुद से नफरत महसूस हुई। या अल्लाह, ये वही बासित है जो मुझसे शादी करने के लिए मचल रहा था। शुक्र है मैं उसके जाल में ना आई। हुर्मत ने अपने पंदार निस्वानियत के साबित रह जाने पर शुक्र अदा किया। उसकी चकराते सर के साथ अपनी सीट पर वापसी हुई। कुछ सोचकर उंगलियां कीबोर्ड पर चलने लगी और हुर्मत ने जल्दी जल्दी अपना इस्तीफ़ा टाइप किया। चिलचिलाती धूप उसका मिजाज पूछ रही थी। गली सुनसान हो रही थी मगर वो यूं तेज तेज चल रही थी जैसे उसके पीछे कोई भूत लग गया हो। मुड़कर देखने की भी रवादाद न थी। ऐसे ही जैसे कोई मुड़कर देखे और जादू के ज़ोर से पत्थर का बना दिया जाए। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। बासित अली के अल्फाज उसके कानों में अभी तक गूंज रहे थे। उसने बेख्तियार होकर कानों पर हाथ रख लिया। वो बड़ा सा काला गेट जो आज तक उसे जेल खाने का दरवाज़ा दिखाई देता एकदम जायमान बन गया। हुर्मत ने दरवाजे के दाईं तरफ लगी कॉल बेल पर एकदम हाथ रख दिया और तब तक ना उठाया जब तक दरवाज़ा खुला नहीं। शाज़िया ने खुद ही मंगनी तोड़ दी थी। उसका कहना था कि अफ़ान कभी भी हुर्मत के ख्यालों से बाहर नहीं आएगा। वो सारी ज़िंदगी हुर्मत और शाज़िया का मुवाजना करता रहेगा। ऐसी ज़बरदस्ती की मोहब्बत करने का क्या फ़ायदा? ये शादी ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगी तो खुद पर एक दबा लगाने से क्या फ़ायदा? फहमीदा ने घर में घुसते ही दबे दबे जोश से बेटी को ये खबर दी। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ था। यम्मा का क्या हाल है? हुर्मत ने माँ को खरीदा और सैंडल उतार कर पाँव फैलाए। और ना लो, नासरा ने तो सुकून का सांस दिया। वो अब खुद भांजी को बहू बनाने के लिए तैयार नहीं थी। शाज़िया ने उन्हें मंगनी के बाद इतना तंग किया कि वो कानों को हाथ लगा बैठी। उन्हें बेटे का मुस्तकबिल मसाइल के बार तले दबा दिखाई दिया तो सर पर आती बला के टल जाने पर खुश हुई। फहमीदा ने माथे पर हाथ मार कर कहा, अच्छा। और नानी? हुर्मत ने तकिए से टकाया। वो क्या बोलती, चोर सी होगी। नासरा ने तो बहन को भी बहुत सुनाया कि शाज़िया ने हम सब का तमाशा बनाकर रख दिया। अगर शादी नहीं करनी थी तो बिला वजह का खड़ाक क्यों फैलाया? फहमीदा ने जोश में जेठानी के लहजे की नकल करके बेटी के सामने पूरा सीन खींचा। चलें, सब कुछ यूं ही होना था। हुर्मत ने माँ को देकर कहा, अच्छा एक बात तहम्मुल से सुनना। वो कुछ हिचकिचाकर बोली, कि अब भी कुछ और भी रह गया सुनाने को? वो हंसी। मेरे पास जोया का फ़ोन आया था। वो भी इस मंगनी के टूटने पर बहुत खुशी का इजहार कर रही थी। उसने एक बार फिर तुम्हें समझाने के लिए कहा है। वो कहती है हमारे घर को हुर्मत जैसी लड़की की ज़रूरत है। फहमीदा ने बेटी की तरफ उम्मीद भरी निगाह डाली। अम्मी प्लीज़, मैं एक बार ना कर चुकी हूँ, फिर दोबारा वही बात। हुर्मत ने बेजारियत दिखाई। बेटा, अब तो नासरा भी मेरे पाँव जोड़ रही है। फहमीदा ने लजाजत से कहा, क्या मतलब है? मैं कोई चाबी की गुड़िया हूँ? अब शाज़िया अफ़ान से शादी करने को तैयार नहीं था, ये माँ मेरा रिश्ता तय करने पर तुल गई। आप भूल गई ये ताई अम्मा ही थी जिन्होंने सबकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए मुझे गंदा कर दिया। अफ़ान को तो मुझसे शादी की इजाज़त दे दी मगर अकेले में यहाँ आकर इस रिश्ते से इनकार करने का कहा। हुर्मत ने माँ की बात पर हैरान होकर पूछा, बेटा मुझे सब याद है, कुछ भी नहीं भूली। फहमीदा ने ठंडी सांस भरी। वो रात इनकी निगाहों में फिर गई जब नासरा ने अकेले में आकर हुर्मत से दरख्वास्त की थी कि जब तैमूर अली भतीजी से अफ़ान के रिश्ते के लिए
उसकी मर्ज़ी पता करें तो वो साफ इनकार कर दे। पूरी रात हुर्मत घुट-घुट कर रोई। वो बेटी के दिल की बात जानती थी। अफ़ान और हुर्मत शुरू से एक-दूसरे को चाहते थे, मगर अहमदी बेगम की वजह से जेठानी ने ये शफ़ाक़ कदम उठाया। फ़हमीदा ने भी इस वक्त खुदगर्ज़ बनकर बेटी को यही मशवरा दिया था कि वो ताया को इनकार ना करे। नासरा शौहर के आगे कुछ नहीं कर पाएँगी, मगर हुर्मत को ज़बरदस्ती इनकी बहू बनने का वबाल अपनी जान पर लेता ही नहीं था। उसने ताया को ये कहकर इनकार कर दिया कि वो भी शादी नहीं करेगी। पहले अपने पाँव पर खड़ी होगी, उसके बाद शादी का सोचेगी, जिसके लिए उसे अभी 5-6 साल दरकार हैं। इस बात पर तैमूर अली ने कई हफ्ते भतीजी से बातचीत बंद रखी। फ़हमीदा को भी बेटी पर इसी बात को गुस्सा था। अफ़ान अलग मुँह फुलाए फिरता। हुर्मत ने इतना मुश्किल वक्त बड़े सब्र और तहम्मुल से गुजारा, जिसके पीछे नासरा का हाथ था। अम्मी प्लीज़, अब की बार आप ताई अम्मा को खुद जाकर इनकार कर दें। हुर्मत ने माँ के कंधे पर हाथ रखा तो उनके ख्यालों की माला टूट गई। अच्छा ठीक है, फ़हमीदा ने उसके हस्याई अंदाज पर पिचकारा। मेरी बेटी की इज़्ज़त नफ्स को शदीद दचका पहुँचा है, इसे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। फ़हमीदा उसकी दिली कैफियत को समझ रही थी। बेटा, कल से रमज़ान शुरू है, तुम्हारे ऑफिस का क्या टाइम होगा? फ़हमीदा ने उसका ज़हन बिठाने को पूछा। अम्मी, मैंने वहाँ रिज़ाइन कर दिया है, कल से ऑफिस नहीं जाऊँगी, हुर्मत ने जल्दी से कहा और आंखें मूंद लीं। वो माँ के किसी सवाल जवाब का सामना करने का मूड में नहीं थी। फ़हमीदा मुँह खोले बेटी को घूरती रहीं। रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा शुरू हो चुका था। हर एक इबादतों में मशगूल होकर इस माह मुबारक की रहमतों से फ़ैज़याब होना चाह रहा था। हुर्मत भी रोज़ा खोलने के बाद टेरेस पर चली आई। पहले नमाज़ पढ़ी और उसके बाद सुस्ती से वहाँ बिछी ताया अब्बा की आरामदेह कुर्सी पर बैठ गई। चारों जानिब उदासी ही उदासी थी। एक सुकूत सा छाया हुआ था। उसके दिल पर उदासी की एक दबीज़ तह जमी जा रही थी। ताई अम्मा को नीचा दिखाने के लिए एक बार खुद से शादी के लिए मना करके भी वो खुश नहीं रह सकी। उसने ठंडी आह भरकर आंखें मूंदी तो अफ़ान का चेहरा निगाहों में फिर गया। वो आजकल घर से गायब ही रहने लगा था। उन दोनों का सामना सहरी या इफ्तारी के वक्त होता। मंगनी टूटने के बाद शाज़िया ने भी यहाँ आना छोड़ दिया था। अहमदी बेगम भी रोज़ा खोलने के बाद खामोशी से अपने कमरे में पड़ी रहती। एक बात खिलाफ़े तौक़ा ये हुई कि उनका रवैया हुर्मत के साथ पहले से अच्छा हो गया। ओ मेरे मालिक, ज़िंदगी कितनी बेदर्द और बोझल हो गई है। हुर्मत अंदर की खामोशी से घबरा कर बाआवाज़ बुलंद बोली। ज़िंदगी को बदला जा सकता है, खुशियाँ हाथ पे लाए तुम्हारी मुंतज़िर हैं, बस एक बार हाँ कह दो, मैं अब भी सिर्फ तुम्हारा हूँ। अफ़ान का गंभीर लहजा कानों में टकराया तो उसका दिल धड़का। फ़ौरन आंखें खोल दी। वो सामने खड़ा उसे बड़ी प्यासी निगाहों से ताक रहा था। आप कब आए? हुर्मत फ़ौरन सीधी होकर बैठ गई। इस वक्त जब आप हमारे ख्यालों में खोई हुई थी, अफ़ान ने शरारत से कहा और सर से टोपी उतारी। वो शायद तरावी पढ़ कर आया था। आसमानी कुर्ते पजामे में वो बहुत अच्छा लग रहा था। मुँह धो रखी है। हुर्मत के अंदर की शरारती लड़की बेदार हुई। मुँह क्या, हमने तो मुकम्मल वुज़ू किया हुआ है। वो भी शरारत से बोला। एक बात मान जाओ, अब सारे गिले शिकवे दिल से निकाल कर सिर्फ मेरी बन जाओ। वो इसकी गहरी आंखों में झांक कर मुस्कुराया। उसे चच्ची के ज़रिए माँ और नानी की सारी बातें पता चल चुकी थीं और अब वो हुर्मत को हक बजानिब समझता था। अफ़ान, मेरे लिए अपनी बेइज्जती बुलाना बहुत मुश्किल है। हुर्मत ने कह तो दिया, मगर अफ़ान की आंखों में उम्मीद और बहम के दिए बुझते देखकर अफसोस होने लगा। इन सारे हालात में उसे अफ़ान की इस्तकामत पर फ़ख्र महसूस होता रहा। ओके, मोहब्बत रहे ना रहे, तुम्हारी अनाज सलामत रहे। अफ़ान गुस्से से दीवार पर मुक्का मारते हुए बोला और पाँव पटकता हुआ वहाँ से चला गया। हुर्मत सर थाम कर रहेगी। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मेरी वजह से हंसता खेलता घराना उदासी की लपेट में आ गया? गैरों से धोखा खाने से बेहतर नहीं कि अपनों की सच्चाई पर ईमान ले आया जाए। हुर्मत ने खिड़की से झांक कर माँ को उदास देखा और अपना मुहासबा किया। कल ईद थी, मगर हमेशा की तरह घर के माहौल से शोखी और शरारत मफकूद थी। नासरा के मंगाए गए बादाम पिस्ते वैसे के वैसे ही मेज़ पर सूखे पड़े थे। उन्होंने भिगोए भी नहीं। हर साल शहाब अहमद की फरमाइश पर वो बड़े एहतमाम से दूध और मेवे वाली सेवइयाँ पकाती थीं, मगर इस बार काम को हाथ भी नहीं लगाया। फ़हमीदा ने भी अभी तक छोले ही नहीं चढ़ाए थे, ना ही माश की दाल भिगोई थी। सबको ईद वाले दिन उनके हाथों की बनी चाट खानी होती थी। अफ़ान, जो चांद रात को घुस-घुस कर तैमूर अली और अपने कुर्ते शलवार को इस्त्री करने में मसरूफ़ रहता, अब कमरे में लेटा उदास गज़लें सुन रहा था। तैमूर अली खामोशी से सोफ़े पर सर निहोड़े बैठे होते। टीवी बंद, ना चांद दिखाई देने का शोर, ना बार-बार चाय की फरमाइश। अहमदी बेगम के सरोते और ज़ुबान की कुतरनी दोनों खामोश थीं। वो भी तख्त पर खामोश बैठी खलाओं में गूँ रही थीं। सब ने पुरानी ब्लैक एंड वाइट फ़िल्मों वाला माहौल बनाकर रखा था। हुर्मत से ये नज़ारा हज़म ना हुआ तो उसकी खी शुरू होगी, जो बंद ना होने का नाम नहीं ले रही थी। सब चौंक उठे। फ़हमीदा के चेहरे पर एकदम रोशनी फैल गई। हुर्मत को अच्छी तरह से जानती थी। खुशी-खुशी बिस्तर छोड़ा और जेठानी के कमरे की जानिब लपकी। अम्मी, संभल कर के गिर ना जाएँ। वो भी इतना ही बोल पाई थी कि फ़हमीदा जेठानी के दरवाज़े के आगे लम्बलेट हो गईं। तौबा, कैसी काली ज़ुबान लड़की है, अपनी अम्मा को भी नहीं छोड़ा। अहमदी बेगम ने सर ऊँचा किया और मुस्कुराकर बोली, मगर उस बार उनके लहजे में हुर्मत के लिए बेज़ारियत की जगह शफ़क़त थी। वो जान गई थी कि किस्मत से लड़ना इंसान के बस की बात नहीं। हुर्मत ने मुस्कुराकर नानी को देखा और माँ को उठाने दौड़ी।
अरे ज़ोई शुक्र करो बिन बास ख़त्म हुआ। हुर्मत मान गई। अफ़ान ने दौड़कर बहन को फ़ोन मिलाया। भाई की शादी रुक जाने की वजह से अपनी सीट मिलाया था जो भाई की शादी रुक जाने की वजह से अपनी सीट कैंसिल करवाने वाली थी। भाई वाह! ईद तो अब मनाई जाएगी। हर एक के दिल की एक ही सदा थी, 1 मिनट मेरे साथ अंदर चलो। अफ़ान ने ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचा। अहमदी बेगम ने मुस्कुराकर निगाहें चुराई। नासरा और फ़हमीदा जल्दी-जल्दी मेहमानों की लिस्ट बनाने में लग गईं। तैमूर अली फ़ोन गोद में रखकर न जाने किन-किन लोगों से मामलात तय करने में मसरूफ़ हो गए। ये देखो तुम्हारी ईदी का नया सूट और बाकी लवाज़मात मम्मी काफ़ी दिन पहले ख़रीद कर लाई थी, मगर मोहतरमा के मिजाज ही ठिकाने नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने देने से मना कर दिया। अफ़ान ने मुस्कुराकर इमरजेंसी ईदी के कपड़े उसे पकड़ाए। वो सारे काम फ़ास्ट एंड फॉरवर्ड अंदाज में कर रहा था, जिसे देखकर वो फिर से हंसने लगी। मेरे दिल को यकीन था तुम मान जाओगी, इसीलिए ईद की तैयारी मुकम्मल कर रखी थी। अब सुबह तुमने मेरे पसंद का ये नीला सूट पहनना है। अफ़ान ने उसके हाथ में एक बहुत खूबसूरत और स्टाइलिश सूट थमाया तो वो मसरूर हो गई। इमरजेंसी ईदी वसूलने पर खुशियों के सारे रंग उसके इर्द गिर्द बिखरते चले गए। तो ये था हमारा आज का नावल। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। वैसे तो रमज़ान के हवाले से बहुत अच्छा नावल है, लेकिन यार अगर नासरा जो हैं अफ़ान की अम्मी वो हुर्मत से माफ़ी मांग लेती तो फिर ज़रा कंप्लीट सा हो जाता नावल। एक ये पॉइंट मिसिंग था। अदरवाइज़ बहुत अच्छा नावल था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।